ये सब क्या हो रहा है हमारे भारत देश के साथ? आइए देखते हैं। इस समय हाल ही में कई देशों के बीच आपस में तनाव की स्थितियां बढ़ने से वैश्विक लेवल पर उथल-पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो किसी तीसरे देश को चौंका रही हैं। तो भारत से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कि सुपर पावर जैसे देशों को हैरान कर रही हैं। और इसी बीच ऐसा क्या हुआ जिससे यूरोपियन यूनियन के वो 27 देश भारत के चरणों में लिपट पड़े हैं, जो कभी भारत का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। और आखिरकार भारत ने अमेरिका को चकमा देकर ऐसा क्या कर दिया कि ईरान भारत को शुक्रिया करता फिर रहा है। यही नहीं बल्कि भारत ने किस जगह पर नया तेल भंडार हाल ही में खोज निकाला है और अमेरिका के द्वारा पिछले 200 सालों में चली गई किस चाल का खुलासा हो गया है। और इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के 27 देश की, जिनके साथ हाल ही में भारत का FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है। और अगर ये अग्रीमेंट हो जाता है तो भारत को यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर देशों के मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि भारत अपने सामानों को यूरोपियन यूनियन के सभी अमीर देशों में बिना एडिशनल टैक्स और टैरिफ के अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिससे भारत के ज्यादा से ज्यादा सामान यूरोप में जाएंगे और भारत की होने वाली कमाई पहले से ज्यादा होगी। लेकिन अब जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात अपने फाइनल स्टेज पर जाने वाली थी, तो यूरोपीय यूनियन भारत से कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल EU ने अपने GSP यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के नियमों में बदलाव का ऐलान कर दिया है। बाहर से देखने पर यह बदलाव मामूली लगते हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी चुनी गई है कि सीधा दबाव भारत पर पड़े। सवाल यह है कि क्या FTA से पहले EU भारत की बार्गेनिंग पावर कमजोर करना चाहता है? रेफरेंस के लिए आप इस आर्टिकल को देख लीजिए, जिसमें भारत के लिए इसे यूरोपियन यूनियन का एक झटका माना जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि नए नियमों से भारत के सिर्फ 2.66% निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन असली खेल यहां आंकड़ों से ज्यादा रणनीति का है। ये बदलाव जनवरी 2026 से लागू होंगे, यानी ठीक उसी वक्त जब भारत FTA पर आखिरी मोड़ लगने की उम्मीद है। EU ये संदेश देना चाहता है कि अगर समझौता उसकी शर्तों पर नहीं हुआ तो भारत को GSP जैसे व्यापारिक लाभों के लिए तरसना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि EU ने कृषि उत्पादों को GSP से बाहर नहीं किया ताकि राजनीतिक विरोध कम रहे, लेकिन गैर कृषि सेक्टर में खासकर लेदर, फुटवेयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए नियमों में सख्ती कर दी गई है। ये वही सेक्टर हैं जहां भारत यूरोप में सस्ते और प्रतिस्पर्धी निर्यात के दम पर मजबूत स्थिति में है। यानी EU सीधे भारत की ताकत वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस झटके से डरेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि संकेत साफ है कि भारत इस दबाव की राजनीति को समझ रहा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि FTA होगा, लेकिन बराबरी की शर्तों पर, ना कि धमकी के माहौल में। GSP का इस्तेमाल एक टूल की तरह करना EU की मजबूरी दिखाता है, ताकत नहीं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूरोप वाकई दोस्ती निभाएगा या फिर FTA से पहले पानी फेरने की कोशिश करता रहेगा। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन ज्यादा लाभ तो भारत ही कमाएगा, क्योंकि भारत को यूरोप के 27 अमीर देशों की मार्केट का एक्सेस मिलेगा। लेकिन इन सभी 27 देश को केवल भारत जैसे एक देश का ही। अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो वो भारत ईरान रिश्तों में एक बड़ा कदम बनकर उभरी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कोष यानी UNHRC में एक प्रस्ताव रखा गया था, जो ईरान में जारी सरकारी दमन और विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी आलोचना करता था। इस प्रस्ताव को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला, लेकिन भारत समेत 6 देशों ने इसके खिलाफ वोट देकर एक अलग रुख दिखाया। भारत का ये कदम सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने खुले तौर पर भारत को धन्यवाद कहा और इस कूटनीतिक समर्थन को दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बताया गया है। दिल्ली ने बताया कि वो देश विशिष्ट निंदा प्रस्तावों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता और इसे संवाद और कूटनीतिक समाधान की दिशा में रुचि का संकेत माना है। इस फैसले के पीछे एक भू राजनीति का बड़ा खेल भी काम कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में भारत का ऊर्जा स्रोत और रणनीतिक साझेदार है, खासकर चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच को आसान बनाते हैं। भारत का रुख इस बात की ओर संकेत करता है कि वो शांतिपूर्ण समाधान और संतुलित नीति पर जोर देता है, बजाय किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के। अब ये देखना होगा कि इस फैसले से अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों का रुख क्या होता है, क्योंकि वहां से इस प्रस्ताव के समर्थन की उम्मीद थी।
भारत की ये रणनीति वैश्विक मंच पर उसकी स्वतंत्र और संतुलित कूटनीति की मिसाल बन सकती है और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों में उसकी भूमिका को फिर से मजबूत करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के गारमेंट सेक्टर को लेकर, जिसका एक्सपोर्ट अमेरिका में लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन इससे नुकसान भारत का नहीं बल्कि खुद अमेरिका का है। दरअसल अमेरिका के बाजार में होने वाले भारतीय गारमेंट के निर्यात पर 50% शुल्क का असर दिखने लगा है। 50% शुल्क के बाद सभी प्रकार के गारमेंट निर्यात पर कम से कम 60% का शुल्क लग रहा है, जिससे अमेरिका के खरीदारों ने भारतीय निर्यातकों से माल खरीदना कम कर दिया है या फिर उनसे कीमत में अतिरिक्त छूट की मांग कर रहे हैं। कई भारतीय निर्यातक अब यूरोप, अफ्रीका और मेक्सिको जैसे बाजारों की ओर रुख कर चुके हैं, जिससे भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट एक ओर अमेरिका में कम हुआ तो वहीं दूसरी ओर इन देशों में बढ़ गया है। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाना अब अमेरिका को खुद उल्टा भारी पड़ चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट अमेरिका की धोती खोलने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है। तो ये उनके लिए नया नहीं है, बल्कि बीते 200 सालों में अमेरिका ने 8 देशों पर कब्जा किया, जहां हर 30 साल में एक पर कंट्रोल किया गया। दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ रणनीतिक और सुरक्षा चिंता है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका का इतिहास रहा है जमीन पर कब्जा करना और उसे स्थायी कंट्रोल में बदल देना। ग्रीनलैंड की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि ये उसी पुरानी नीति का अगला चैप्टर है। अगर पिछले 200 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो तस्वीर और भी डरावनी बन जाती है। अमेरिका ने इस दौरान कम से कम 8 देशों और क्षेत्रों पर सीधे या इनडायरेक्टली रूप से कब्जा किया। खास बात यह है कि ये सब किसी एक दौर में नहीं हुआ, बल्कि लगभग हर 25 से 30 साल में एक नया इलाका अमेरिका के कंट्रोल में जाता रहा। यानी ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी विस्तारवादी रणनीति रही है। इनमें नाम आते हैं लुइजियाना टेरिटरी, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, अलास्का, हवाई, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस जैसे इलाके, जिन्हें कभी खरीद के नाम पर, कभी युद्ध के बहाने और कभी सुरक्षा की आड़ में अपने कब्जे में लिया गया। अब अगली और बेहद बड़ी अपडेट भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्वी तट पर करीब 24 अरब बैरल हाइड्रोकार्बन भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो ये खोज भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगी, क्योंकि इससे भारत की तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता में भारी कमी आ सकती है। जानकारी के अनुसार ये संभावित भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन, महानंदी बेसिन और बंगाल बेसिन जैसे क्षेत्रों में माना जा रहा है। ये वही इलाके हैं जहां पहले भी प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे कहीं ज्यादा बड़े हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इन भंडारों का व्यावसायिक दोहन शुरू होता है तो भारत घरेलू उत्पादन के मामले में कई बड़े तेल उत्पादक देशों की कतार में खड़ा हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत तेल निकालने में कामयाबी हासिल कर पाता है या नहीं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड इंडियन जीके दृष्टि का मिशन है कि इंडियन जीके के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।